Alright everyone, welcome everyone to the first lecture of ecology, है ना। और इस लेक्चर के अंदर we will continue with a few things like ecology के basic concept में समझाने वाली हूँ। इसमें माइक्रो क्लाइमेट क्या है बताऊँगी, ठीक है। और टेम्परेचर, रेनफॉल यहाँ पे देखो दिख रहा है, देखो अभी ना मैं एक एक उसको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। सो टेम्परेचर, रेनफॉल, टोपोलॉजिकल फैक्टर्स, माउंटेन, सॉइल, उसके सिवाय है एंडोथर्मिक, एक्टोथर्मिक और बॉडी साइज़ के बेसिस पे फिर होगा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, फिर सारे रूल्स बताऊंगी। अब यार इन रूल्स के साथ मैं आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ कि इनकी स्ट्रैटेजी कैसे होती है, इनको याद करने के बहुत आसान तरीके। देखो कुक बायोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि क्विक बायो CSIR में हम सब कुछ कॉन्सेप्ट क्विक पढ़ लेंगे। वी विल कीप इट वेरी स्लोली, ठीक है। और एक एक कॉन्सेप्ट को ईजी वे में समझाऊंगी जिससे कि सब कुछ ढंग से समझ में आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारे के सारे स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चारों, और अलग अलग टाइप ऑफ स्पीशीज़ भी पढ़ेंगे। आई थिंक आज मैं इतना ही कवर करूँगी, उसके बाद में आई थिंक maybe in the next class. So let's start. Okay, so the first thing is ecology. Ecology term was given by Ernest Haeckel. And इस इकोलॉजी वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि यार हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं ऑर्गेनिज्म और एक एनवायरनमेंट के बीच में। इंटरैक्शन देखेंगे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में। तो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। और बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो लिविंग होते हैं, सीधी सी बात है। तो यार ये बहुत बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ CSR पूछने वाला नहीं है, जस्ट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर क्लाइमेट देख लो। क्लाइमेट और वेदर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बेसिक पता होना चाहिए। क्लाइमेट क्या होता है यार? लॉन्ग टर्म, कोई भी चीज़ लॉन्ग चल रही है। और वेदर, जैसे कि मेरे घर के आसपास आज ऐसे बारिश का मौसम हो रहा है, ठीक है, कल थोड़ा धूप का मौसम हो रहा था, तो शॉर्ट टर्म के लिए उसको हम कहेंगे वेदर से रिलेटेड। और क्लाइमेट क्या है? जो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है। फर्दर वी विल डिवाइड क्लाइमेट इनटू 3 फैक्टर्स, ठीक है। कई बार मैं अपने डायग्राम्स को बना के भी बताऊंगी, लेकिन मोस्टली आई विल रेफर माई नोट्स। तो देखो, ग्लोबल क्लाइमेट, लोकल क्लाइमेट और माइक्रो एनवायरनमेंट। नाम से ही पता लग रहा है, ग्लोबल यानी कि ग्लोबल बड़े स्केल पे हम क्लाइमेट को देख रहे हैं, लोकली देख रहे हैं। और फिर माइक्रो एनवायरनमेंट, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे तुम देख लो स्नेक का। स्नेक जो है ना वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता रहता है। इसके सिवाय आई विल ऑल्सो शो यू दिस डायग्राम। इसमें बेसिकली ये है कि कुछ सेल्स दिए हुए हैं, जैसे कि इक्वेटर के पास में बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो यहाँ पे बन जाता है एक हेडली सेल। ये कैसे बनता है? इक्वेटर के पास में बहुत ज़्यादा हॉट एयर होती है जो कि ऊपर की तरफ मूव करती है, और यहाँ से ठंडी हवा आती है, वापस इक्वेटर के पास आती है। वही डेंस और कम डेंस वाली एयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखो, हॉट एयर हमेशा लेस डेंस होती है और कोल्ड एयर हमेशा ज़्यादा डेंस होती है। तो कोल्ड एयर इधर की तरफ से आती है और हॉट एयर ऊपर की तरफ से जाती है। तो ये ऊपर गई हॉट एयर यूँ गई यहाँ पे कोल्ड वाले रीजन में आई, कोल्ड हुई, और कोल्ड वाली वापस लेस डेंस वाले रीजन में आई। तो इस तरह से ना हेडले सेल्स बन जाते हैं, इसे हेडले सेल कहते हैं। फिर फेरल सेल्स हैं जस्ट ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली साइड, और ये पोल। भाई इससे कुछ भी नहीं पूछने वाला है CSR, पहले ही बता दूँ, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब जो CSR से पूछेगा ना वो मैं स्टार्ट करूँगी। देखो रूल्स वगैरह से सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये मैं बता देती हूँ पहले एक बारी, ठीक है, एक सेकेंड। ऑलराइट, तो क्लाइमेट हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट जैसे कि अगर इक्वेटर पे कोई इंसान प्रेजेंट है तो उसको ज़्यादा गर्मी फील होगी, ठीक है। तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही लाइट, उसके अकॉर्डिंग ही उसको उस पर इम्पैक्ट होगा। जैसे प्लांट्स हैं तो वो फोटोसिंथेसिस अलग तरह से शो करेंगे, पिगमेंटेशन अलग तरह से शो करेंगे, फोटोमॉर्फोजेनेसिस और फोटोट्रॉफिज्म। मॉर्फोजेनेसिस मतलब कि कैसे कोई प्लांट का शेप नहीं, कलर, जैसे कि मैं तुम्हें बता रही हूँ ग्रोथ के बेसिस पे। फोटोमॉर्फोजेनेसिस मतलब कोई प्लांट को कोई भी एनवायरनमेंट और लाइट कैसे अफेक्ट करती है, कि यार वो लाइट बताती है कि प्लांट तुम ग्रीन हो, डार्क ग्रीन हो, लाइट ग्रीन हो, अलग अलग कलर्स। फोटोट्रॉफिज्म में कोई भी प्लांट लाइट की तरफ में शिफ्ट हो जाता है। एनिमल्स में विजन, पिगमेंटेशन, आई का साइज, बायोलॉजिकल क्लॉक और कैमोफ्लेज जैसे फैक्टर्स देखे जाते हैं। ऑलराइट, इतना आई थिंक इट इज़ क्लियर। इसके बाद में टेम्परेचर के बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स में मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, गैमीटोजेनेसिस और उनका डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है। रेनफॉल, एक्विटिक, टेरेस्ट्रियल, जीरिक। एक्विटिक तुम्हें पता है पानी वाला, टेरेस्ट्रियल मतलब कौन सा? लैंड वाला, जीरिक जहाँ पे डेजर्ट है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर रेनफॉल पूरे साल होती है, ग्रासलैंड के अंदर सीजनल होती है, और डेजर्ट्स के अंदर लीस्ट रेनफॉल देखी जाती है।
सो प्लीज़ इग्नोर अगर बैकग्राउंड में आपको साउंड आ रही है तो भाई मेरी साउंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, नोट्स पे थोड़ा कम, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी वाइल आई एम टॉकिंग, बिकॉज दिस इज़ कंडेंस नोट्स बट व्हेन आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन जस्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज टोपोलॉजिकल फैक्टर्स। टोपोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर हम क्लाइमेट और लैटिट्यूड के बारे में देखते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर हो गया, उसके ऊपर ऊपर वाली जो लाइंस होती है, इसके बेसिस पे क्या होता है कि टेम्परेचर भी मतलब अगर ठंडा हो गया, ठीक है, टेम्परेचर अगर लो है तो डाइवर्सिटी कम है तो रेनफॉल भी कम है। ऑल्टीट्यूड अगर ऊपर जा रहे हैं तो सीधी सी बात है टेम्परेचर भी कम है, डाइवर्सिटी कम है, रेनफॉल कम है। तो ये सारे के सारे याद नहीं करने, दिस इज जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, माउंटेन्स की दो वेराइटी हम देखते हैं, ठीक है। माउंटेन्स किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स और दूसरा है स्लोप ऑफ माउंटेन। डायरेक्शन के बेसिस पे फॉर एग्जांपल माउंटेन इस तरह से है, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हीट होगी और डाइवर्सिटी कम होगी। यहाँ पे स्लोप ऑफ द माउंटेन पे डिपेंड करता है, इधर स्लोप है तो ये म्यूजिक साइड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस रीजन, क्योंकि बारिश यहाँ पे धीरे 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 फ्लो हो रही है, यहाँ पे फटाफट फ्लो हो जाती है, तो ये स्टीप है और फटाफट से मूव कर गई। अब बात करते हैं सॉइल पे। तो दिस पिंक पेज वट एवर आई एम टीचिंग यू ना, कुछ एज सच इंपॉर्टेंट CSIR क्वेश्चन नहीं आते, ये सिर्फ आपका बेस बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आई जस्ट टोल्ड यू इन वेरी शुरुआत में ही मैंने बता दिया था आपको कि आई विल टीच यू फ्रॉम वेरी बेसिक, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यू हैव टू नो टू गेट इन टू दी डेप्थ, ठीक है। अभी सॉइल पार्टिकल्स जो हैं, पर कुछ लोगों के लिए यार ये बेसिक भी थोड़ा सा पहली बार ही हो सकता है, इसलिए मैं ऑल्सो एक्सप्लेनिंग दैट। तो पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल के, ये इनकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा अगर हुई, ठीक है, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए, इनकी साइज़ बड़ी होगी तो ऑफकोर्स इनमें पोर्स ज़्यादा हैं, तो वाटर फटाफट यहाँ से मूव कर जाएगा। तो क्या इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? कम है। अब हवा इसमें ज़्यादा है कि कम है? ऑफकोर्स यार हवा तो ज़्यादा ही कैप्चर होगी ना, हवा क्यों कैप्चर होगी? क्योंकि ऑफकोर्स स्पेस ज़्यादा है। अब इतनी हवा इसमें है और पानी बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हो, तो प्लांट्स इसमें ग्रो करेंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है लीस्ट फेवरेबल फॉर प्लांट्स, एग्जाम्पल सैंड। दूसरा देखो, अब इसके अंदर ना मॉडरेट अमाउंट ऑफ एयर भी कैप्चर होगी, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर भी कैप्चर होगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मॉडरेट होगी, एरेशन भी मॉडरेट होगा, सब मॉडरेट होगा। एकदम बेस्ट कंडीशन है प्लांट की ग्रो करने के लिए, सिल्ट होता है गुड प्लांट्स ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है छोटे छोटे। अब छोटे छोटे के अंदर क्या होता है? बिल्कुल ये पास पास होता है, आई टेल यू लाइक दिस, दे वेरी वेरी क्लोज। ये पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इतने पास पास होते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी एरिएशन नहीं होती है, ठीक है। और जो इनकी पोरोसिटी पे डिपेंड करता है कि इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो मतलब आप देख लो यार एकदम कीचड़ बन गया है। कीचड़ में प्लांट कैसे ग्रो करेगा? एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी तो वो नहीं ग्रो करेगा। न्यूट्रिएंट के बेसिस पे देखो, ये वाला समझ में आ गया। न्यूट्रिएंट बेसिस पे क्या होता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भयंकर बारिश हो रही है, तो जो लैंड है ना वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी न्यूट्रिएंट रह नहीं पा रहा, क्योंकि वो बारिश के साथ में सारा का सारा मूव कर जाता है, तो न्यूट्रिएंट है ही नहीं, तो न्यूट्रिएंट लेस है। अब टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या होगा? मॉडरेट अमाउंट ऑफ ये होगा न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर, ठीक है। ग्रासलैंड्स के अंदर बहुत अच्छा सा एकदम रिच होगी सॉइल, ठीक है। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है पीएच का क्या सीन रहता है कि अगर हाई अल्कलाइन होगी, पीएच हाई अल्कलाइन यानी कि पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे माइक्रोफ्लोरा लेस होंगे। 7 मॉडरेट होती है तो माइक्रोफ्लोरा अबंडेंट होंगे, और 1 to 2 लो पीएच होगी तो अगेन आप कह सकते हो कि माइक्रोफ्लोरा कम हो जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। ऑलराइट, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं देखो, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्टोथर्मिक। अब जैसे तुम हो, तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई, तुम ह्यूमंस हो, राइट। और ह्यूमंस के अंदर एक पावर होती है कि हमारे पास, समझ लो कि यार मैंने एक जैकेट पहन रखी है तो मैं अपनी ठंड रोक सकती हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे पास वो जैकेट नहीं है तो मैं अब डिपेंड करूँगी यार कि मैं फटाफट से किसी रूम के अंदर चली जाऊँ, ठीक है, या फिर किसी शेल्टर के पास चली जाऊँ, तो क्योंकि मेरे को बाहर का एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है इसलिए। तो दैट इज़, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ह्यूमंस यूजुअली एंडोथर्म्स होते हैं। एंडोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्टोथर्म्स रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। एंडोथर्म्स जो होते हैं उसमें एग्जांपल्स हो गए बर्ड्स और मैमल्स। अब इसको याद कैसे करोगे?
देखो एंडोथर्म्स, एन मतलब अंदर से आपके पास में एनर्जी आ रही है, ठीक है, और उससे आप अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। एक्टोथर्म्स यानी कि बाहरी, एक्टो मतलब बाहर का एनवायरनमेंट आपको बहुत इफेक्ट कर रहा है यार, आप नहीं जी पा रहे हो, तो जैसे स्नेक वगैरह हो गए। एग्जाम्पल इसका एक और होता है पोइकियोथर्म्स, जो कि उनका एनवायरनमेंट के थ्रू उनकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट करता है। एक्टोथर्म्स कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर, है ना, मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे प्लांट, फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इन्वर्टिब्रेट्स, हमिंग बर्ड्स वगैरह, ये सारे के सारे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पाते। इसलिए तो कह रहे हैं यार कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहे, सीधी सी बात है। अभी ग्राफ देखो, इसमें क्या है, मैंने कहा है कि टेम्परेचर के साथ में जैसे डियर का टेम्परेचर क्या है, सेम है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट चेंज द लाइटिंग, या दिस इज़ बेटर। तो डियर का जो टेम्परेचर है वो सेम रह रहा है। टर्टल का टेम्परेचर पहले कम था और फिर धीरे 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 ज़्यादा हुआ, अगेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब आपको देखना है यहाँ पे बॉडी साइज गाइज। एंडोथर्म्स की बॉडी साइज़ ज़्यादा भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। कैसे? जस्ट इमेजिन अ छोटा सा चूहा, उसका जो बॉडी सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, लेकिन उसकी वॉल्यूम कम है और वो गर्मी वाले टेम्परेचर में रह रहा है। तो अगर आपकी बॉडी छोटी है तो आपका हीट लॉस ज़्यादा अच्छे से होगा, और बॉडी साइज़ अगर आपकी बहुत बड़ी, आप मोटे ताजे एकदम पांडा बियर भालू जैसे हो, तो आपका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपकी वॉल्यूम, यार मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी बॉडी साइज़ अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, मोटे ताजे हो, तो सीधी सी बात है आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा और सरफेस एरिया बहुत कम होगा। तो इसका मतलब हीट लॉस कम होगी। बड़ी साइज़ वाले ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे रहते हैं वो है ठंडी वाला एरिया, और इससे रिलेटेड एक रूल भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बर्गमैन्स रूल, जो कि मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर रेफरेंस, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम डिसाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार तुम लोग। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हीटरोट्रॉफ्स होते हैं। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? भाई इन लोगों को डीकम्पोज करना है, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देना है। फोटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और हीटरोट्रॉफ्स हम जो कंज्यूम कर रहे हैं यार, और कौन। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बर्गमैन्स रूल पे। बर्गमैन रूल आपको देखना है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि पोल्स पे रह रहा है, सीधी सी बात है, अगर पोल्स पे रह रहा है तो उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, जैसे पोलर बियर, याद रखो एग्जाम्पल। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म इक्वेटर पे रह रहा है तो सीधी सी बात है उस ऑर्गेनिज्म की साइज़ होगी बहुत ज़्यादा छोटी, जैसे कि चूहा, ठीक है। अब ये बर्गमैन रूल डिपेंड ही करता है साइज़ के ऊपर, और इसको याद करने का ट्रिक भी बहुत आसान है। बर्गमैन मतलब एक बड़ा मैन, मतलब साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट, एलन्स रूल, ये डिपेंड करता है आर्म्स या फिर लेग्स या फिर जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ है ना, उन पे डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म इक्वेटर में रह रहा है तो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ बहुत बड़ी होंगी। तुम याद करो, इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे रैबिट का डायग्राम बना रहा है, तो रैबिट के बड़े बड़े कान होते हैं। तो क्यों होता है भाई? क्योंकि उसको हीट लॉस कर दें, इसलिए एलन्स का रूल ही ये है। नेक्स्ट है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, तो ये हो गया। और फिर जो पोल्स पे रहते हैं उनके ऑर्गेनिजम्स की जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, जैसे पांडा है, उनकी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है क्योंकि ऑफकोर्स दे नीड बॉडी हीट, उनकी लो रिलीज़ हो। नेक्स्ट इज रिचर्ड्स रूल। रिचर्ड्स रूल हार्ट के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा गर्मी में रह रहा है तो उसको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा हार्ट पम्प करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी ऑटोमेटिकली जो हार्ट की साइज़ है वो स्मॉल होगी। और पोल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हार्ट बहुत ज़्यादा बीट कराना पड़ेगा ताकि उनकी बॉडी अच्छे से वर्क करे, उनकी बॉडी में वार्मथ जनरेट हो, इसलिए इनकी जो बॉडी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग इनके हार्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज़ रिचर्ड्स रूल। मैंने बता दिया था वैसे रिचर्ड्स रूल। देखो रिचर्ड रूल आप कैसे याद करोगे? रिचर्ड नाम का कोई इंसान है, उससे याद कर लो, उसके हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एलन्स रूल मैंने तुम्हें बता ही दिया कि एलन्स रूल जो है, एलन आर्म्स और लेग्स इनकी एक्सट्रीमिटीज़ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अप वी हैव इज ब्लॉगर्स रूल। ब्लॉगर्स होते हैं भाई, उनके ब्लॉगर्स के क्या कलरफुल ब्लॉगर होते हैं वो, तो कलरफुल यानी कि पिगमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ये वाला रूल। ब्लॉगर्स रूल में अगर कोई इंसान इक्वेटर पे रह रहा है तो सीधी सी बात है वो डार्कर होगा एज़ कम्पेयर टू जो गोरे लोग हैं वो पोल्स पे रहते हैं, तो लाइट कलर होगा। नेक्स्ट इज जॉर्डन। जॉर्डन फिश से याद रख लो कि जॉर्डन नाम की एक फ़िश थी और उसने एकदम स्केल्स वाली बढ़िया एकदम जैकेट पहन रखी थी, ठीक है। तो जॉर्डन रूल नंबर ऑफ़ वर्टिब्रेट्स पे डिपेंड करता है और फिश स्केल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप इक्वेटर में रह रहे हो तो आपकी नंबर ऑफ़ वर्टिब्रेट्स भी कम होंगे और स्केल्स भी कम होंगी। पोल्स पे रहने वालों की इक्वेटर पे डिपेंड करता है, पोल्स पे रहने वालों की नंबर ऑफ़ वर्टिब्रेट्स भी ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ़ वर्टिब्रीज भी ज़्यादा होंगे, और फिशेस के अंदर जो स्केल्स हैं उनकी भी
क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रेंज रूल। रेंज रूल डिपेंड करता है रेंज के ऊपर। अब रेंज के ऊपर नहीं होता, ये बस ट्रिक बता रही हूँ मेजरली। रेंज रूल होता है विंग्स के ऊपर, तो रेंज बर्ड्स के विंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई बर्ड आई, उसने बोला कि यार मेरे जो बर्ड बोल रही मेरी जो विंग्स है ना, उसकी जो रेंज है ना यार, तुम देखते रह जाओगे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है। अब रेंज रूल एग्जैक्टली कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी बर्ड जो कि इक्वेटर के पास रहती है, उस बर्ड का फेदर ब्लंट होगा, और कोई भी बर्ड जो कि कहाँ रह रही है, पोल्स पे रह रही है, उस बर्ड का जो भी फेदर होगा वो पॉइंटेड होगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो कि गर्मी वाले एरिया के अंदर रहने वाली ब्लंट है, ठंड में रहने वाली पोल है। ये रिवीजन के लिए भी देख लेना रे, ठीक है। नेक्स्ट इज गोडूज रूल। गोडूज रूल यानी कि गॉड ऑफ द रूल्स, यानी कि गॉड ऑफ द रूल्स मतलब इस गॉड ऑफ द रूल्स कहता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी फिजियोलॉजी कैसी होगी। अगर तुम ठंडे वाले एरिया में रह रहे हो तो तुम्हारी बॉडी एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगी, लेकिन हॉट में रह रहे हो तुम एकदम पतले होंगे, तुम्हारी एक्सट्रीमिटीज़ लंबी होगी। एक्सट्रीमिटीज़ लंबी होगी मतलब याद करो, अभी बताया था एलेंस रूल, ठीक है। नेक्स्ट इज कोप्स रूल। कोप्स रूल यानी कि कोप अप कर रहा है भैया साइज़ पे। तो इसमें क्या होता है कोप अप रूल में, ये कोप अप विद द साइज़ और ये गॉड और ये सब ना मैंने आप लोगों की याद करने की ट्रिक्स लिख रखी है इधर। मेनली कोप रूल का मतलब होता है कि विद कोर्स ऑफ टाइम एवोल्यूशन के साथ बॉडी साइज़ बढ़ रही है। जैसे पहले थी छोटी सी छिपकली, बाद में बढ़ गया डायनासोर। पहले जो ईओहिपस हमारा वो था हॉर्स, उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन अब भी जो मॉडर्न हॉर्सेज हैं उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। नेक्स्ट इज लिबिग्स मिनिमम रूल। लिबिग यानी कि लो बिग मतलब लो जो क्वांटिटी के लो या फिर जो सबसे कम है वो वाला न्यूट्रिएंट ही ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तुम इमेजिन कर लो जैसे कि जैसे विटामिन डी है, ठीक है, तो वो हमारी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सॉइल के अंदर कोई ऐसा एक न्यूट्रिएंट है, जैसे मैंने कह दिया यार मेरे पास वाटर भी है, मेरे पास ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं हुआ ना, बस ये एक इतनी सी चीज़, इसकी वजह से मेरा प्लांट ही ग्रो नहीं कर पाया। तो जो मिनिमम क्वांटिटी के अंदर कई बार हमारी बॉडी को चाहिए, वो ही हमारी बॉडी की ग्रोथ को भी हैम्पर बहुत ज़्यादा करता है। तो लिबिग्स रूल का मतलब यही है कि जो सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर है वो ही ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल रहा है। नेक्स्ट इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बताता है कि कोई ऐसी चीज़ जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल ये सब चाहिए, लेकिन ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि लीस्ट अमाउंट के अंदर चाहिए वो ही फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड भी करता है। ब्रेकमैन, इसको याद कर सकते हो ब्लैकमैन से ब्रेकमैन, कि ब्रेक हो जाएगा सारा का सारा रूल अगर उसको वो वाला न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो। इन दोनों में डिफरेंस यही होगा ना कि लिबिग्स रूल के अंदर ये है कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, मिनिमम लिबिग्स मिनिमम रूल, ऐसा न्यूट्रिएंट जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है वो ही ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। ब्लैकमैन के अंदर ब्रेकमैन मतलब वो ग्रो ही नहीं करेगा उस न्यूट्रिएंट के बिना, लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट। आगे है हमारी कम्युनिटीज़। देखो सबसे ज़्यादा छोटी होती है कोई पॉपुलेशन, उससे भी छोटी होती है स्पीशी, उससे भी छोटा होता है कोई इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल एक डॉग है, वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है। उसके बाद में स्पीशीज़, सारे के सारे डॉग्स की स्पीशीज़ है, ठीक है। पॉपुलेशन यानी कि वो डॉग रह रहा है उसके साथ में 3-4 और रह रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी क्या होता है, वो डॉग रह रहा है उसके साथ में कैट भी रह रही है और उसके साथ में एक रैट भी रह रहा है। तो ये सारे के सारे कम्युनिटी में आ गए। इकोसिस्टम यानी कि इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं सारे के सारे। जैसे तुम्हारा गार्डन है तो गार्डन के अंदर तुम्हारे पास में कैट है, डॉग है, और तुम्हारी एनवायरनमेंट के अंदर एयर है, सनलाइट है, ये सारा का सारा इकोसिस्टम बना देता है। बायोम उससे बड़ा होता है। बायोम के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि हाइड्रोस्फेयर, और जैसे कि नॉट हाइड्रोस्फेयर, जैसे लाइक डेजर्ट्स है ना, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इस तरह से बायोम्स और बड़े होते हैं। उससे भी बड़ा बायोस्फेयर होता है, तुम्हें पता ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है बायोस्फेयर, ठीक है। अब स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सबसे पहले बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी स्पीशीज़ इंटरब्रीड कर सकता है अपनी, जैसे बेबीज़ बना सकता है, ठीक है। तो दीज स्पीशीज़ आर डिस्टिंक्ट इफ़ दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज़। फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो कि टर्म्स याद कर लो, इन्हीं टर्म्स पे क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन वाला पॉइंट है, और ये जो पीछे मैंने बताया ना ये सारे के सारे रूल्स, यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। डिफरेंस इन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्पीशीज़ को डिस्टिंग्विश कर रहे हो, तो वो फाइलोजेनेटिक हो जाएगा। जैसे कि किसी भी एक पेड़ की एक ब्रांच, वो एनिमल है फाइलोजेनेटिक। एवोल्यूशनरी यानी कि हम एंसेस्टर्स को देख रहे हैं। इकोलॉजिकल यानी कि आपका क्या रोल है इकोलॉजी में, आप क्या फंक्शन करते हो, ठीक है। डिफरेंट नीशेस और डिफरेंट हैबिटेट्स में आपका क्या फंक्शन है, तो वो इकोलॉजिकल स्पीशीज़ में आ जाएगा। अब डिफरेंट स्पीशीज़ देख लो, जैसे कि इन्वेजिव स्पीशीज़ हो गया, हम पढ़ेंगे इन्वेजिव, डोमिनेंट, कीस्टोन, जनरलिस्ट, स्पेशलिस्ट, इंडिकेटर, फ्लैगशिप, अम्ब्रेला, ये सारे स्पीशीज़ पढ़ेंगे, फटाफट से देख लो। इन्वेजिव स्पीशीज़ नॉन नेटिव होते हैं, एक्जॉटिक होते हैं। इन्वेजिव मतलब इन्वेजन कर देते हैं, वो वहाँ के नहीं है लेकिन आ गए, ठीक है। अब भैया आ गए तो बढ़िया एकदम नॉन नेटिव हैं और एकदम जो नेटिव स्पीशीज़ उनको किल करते जा रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं इकोलॉजिकली भी, उन वो compete कर रहे हैं नेटिव स्पीशीज़ के साथ में। और अब सीधी सी बात है, उनके पास में एज सच कोई उनका प्रेडेटर नहीं है, तो उनको कोई डिजीज़ नहीं हो रहा है, वो डैमेज कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स इनके यही होते हैं कि यार इनकी हाई रिप्रोडक्टिव रेट होती है, ये रेजिलेंट होते हैं एनवायरनमेंट से। अरे मोटा मोटा तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारे घर में आए हुए वो मेहमान हैं जो कि तुम्हें तो भगा देंगे और तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारा स्पेस ले लेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि वाटर हाइसिंथ, ठीक है, तो ये एक इन्वेजिव स्पीशी है। अब क्या है कि एक टर्म बता रही हूँ मैं, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। कैसे याद करें इस टर्म को, क्या है क्या ये फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। फिनोटाइप तुम्हारा सेम है लेकिन तुम प्लास्टिसिटी शो करते हो, मतलब तुम घर पे कैसे हो, बाहर कैसे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसे हो, ठीक है, अपनी मम्मी के साथ में कैसे, अपने पापा के साथ में कैसे हो, अलग अलग हो ना, हो तो तुम ही, ठीक है। तो तुम्हारी फिनोटाइप एकदम चेंज हो जाती है बाकियों के सामने। कभी तुम मेकअप लगा के जाते हो, कभी तुम सिंपल जाते हो। तो जीनोटाइप टू प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। क्या होता है, जीनोटाइप एकदम सेम होता है लेकिन आपके फिनोटाइप्स अलग अलग हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। डेजर्ट्स में एकदम जो नीडल वाली लीव्स हो जाती है, कोल्ड के अंदर और पतली हो जाती है, हीट के अंदर बड़ी हो जाती है ताकि हीट ट्रैप नहीं कर पाए, ओके। और इसके सिवाय टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है, हीट जहाँ वाटर जहाँ पे कम है। तो अलग अलग तरह की अलग अलग मॉर्फोलॉजी दिखाता है, अलग अलग फिनोटाइप दिखाता है, जीनोटाइप सेम है। नेक्स्ट इज़ डोमिनेंट स्पीशीज़। डोमिनेंट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जिनकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ग्रासलैंड के अंदर ग्रास बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ कीस्टोन स्पीशीज़। कीस्टोन स्पीशीज़ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ होती है। जैसे पेड़ होता है, ये गेट है, गेट के ऊपर ये कीस्टोन है, अगर इसको हटा दिया तो पूरा पूरा गेट टूट जाएगा। तो कीस्टोन स्पीशीज़ में क्या होता है कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबर, भैया इनका नंबर ज़्यादा नहीं होता, पहले ही बता रही हूँ, कम होता है इनका नंबर, ठीक है। नंबर लेस होगा लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये अपनी एनवायरनमेंट के अंदर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट होता है इनका। स्मॉल पॉपुलेशन होती है लेकिन इफेक्ट लार्ज होता है, जैसे लायन, टाइगर, शार्क और क्या। नेक्स्ट जनरलिस्ट स्पीशीज़। जनरलिस्ट स्पीशीज़ क्या होते हैं, वो स्पीशीज़ जो कि लार्ज एरिया, लार्ज नीश, जैसे डाइट, मैं तुम्हें बेसिक एग्जांपल बता दूँ क्या, बेसिक एग्जांपल बता दूँ जनरलिस्ट स्पीशीज़ का। वो लोग जिनके कोई नखरे नहीं है, सीधे साधे सरल सिंपल लोग, गद्दे पे सुलाओ गद्दे पे सो जाएंगे, नीचे सुलाओ नीचे सो जाएंगे, 5 स्टार होटल में सुलाओ 5 स्टार होटल में सुलाएंगे, रोटी खिलाओ वो खा लेंगे, चॉकलेट खिलाओ चॉकलेट खा लेंगे, मतलब उनके कोई नखरे नहीं है, उनको कुछ भी दे दो तुम, करेले की सब्जी भी दे दो वो भी खा के ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो जनरलिस्ट स्पीशीज़ वो हैं जिनकी नीश भी लार्ज है, डाइट ज़्यादा है, वैरायटी है, एनवायरमेंटल वेरिएशन भी उनका ज़्यादा है, टॉलरेंट है, सर्दी भी झेल लेंगे, गर्मी भी झेल लेंगे, ओमनीवोरस होता है, सीधी सी बात है, उनको सब कुछ खाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ओ माय गॉड वी आर जस्ट नॉन वेजिटेरियंस, वी विल जस्ट ईट वेजिटेरियन फूड और वॉट एवर, ठीक है। तो वो वाला सीन नहीं, ओमनीवेरस होते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज़ ज़्यादातर जनरली स्पीशीज़ होते हैं, एग्जाम्पल कॉकरोच, रैट, रकून। लेकिन यार यहाँ पे पता है एक चीज़ ध्यान से देखना, ये जो रेड पेन से लिखा है ना, दिस वाज अ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्पेशलाइज स्पीशीज़ होते हैं, जनरल स्पीशीज़ होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे आते हैं, स्पेशलाइज स्पीशीज़ जो होते हैं ना, वो स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, जैसे टैकी लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा, कि हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 स्टार होटल चाहिए और वहाँ पे हमें चाहिए एवोकाडो सैलड, ठीक है, उसके ऊपर एकदम परफेक्ट तरीके से हमको जिंजर चाहिए, वो व्हाटएवर, आई डोंट नो, मैं तो देखो स्पेशलाइज स्पीशी हूँ नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, बट एनीवेज। तो स्पेशलाइज स्पीशीज़ में क्या होता है कि इनकी नीश बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो भी खाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पांडा। तो पांडा क्या खा रहा है यार, पांडा शायद बैम्बू खाता है। अब बैम्बू को वो इतना अच्छे से यूटिलाइज़ करता है ना कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन ये जो है ना,
जनरलिस्ट स्पीशी, ये जाएंगे बुफ़े के अंदर, ठीक है, ये बोलेंगे यार इधर से हम पताशी भी ले लेते हैं, इधर से हम सैंडविच भी ले लेते हैं, इधर से हम पास्ता भी ले लेते हैं, इधर से हम ये भी ले लेते हैं, तो वो एक कोई सी भी प्लेट को पूरा नहीं खा पाते। लेकिन फॉर एग्जांपल स्पेशलिस्ट स्पीशी, उन्हें सिर्फ पानी पूरी खानी है, उन्हें सिर्फ पानी पूरी पे फोकस करना है, तो वो पानी पूरी की प्लेट ढंग से फिनिश करेंगे, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो उनकी नीश है ना उसको हाईली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। नैरो है उनकी नीश, मानते हैं, बस वो सिर्फ पानी पूरी खा रहे हैं, लेकिन यार उसको जो वो ख़त्म करेंगे ना एकदम चाट पूछे, एकदम क्लीन सफ़ा चट, तो दैट इज़ व्हाट स्पेशलाइज स्पीशीज़। मज़ा आ रहा है क्या मेरे पढ़ाने से? यू नो व्हाट, आई जस्ट टीच सो वेल। हाँ, नेक्स्ट। तो इसके बाद में देख लो, मैंने तुम्हें बता दिया ना, ये वाला एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने कि भाई इनकी डाइट छोटी होती है, बहुत कम खाते हैं, और ऑफ कोर्स अगर ये इनकी डाइट ख़त्म हो गई तो सीधी सी बात है हैबिटेट लॉस भी सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ इंडिकेटर स्पीशीज़। इंडिकेटर स्पीशीज़ होते हैं जैसे कि पॉल्यूशन इंडिकेट करने वाले, या फिर कोई भी एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट आया है उसे इंडिकेट करने वाले। इनके एग्जांपल्स होते हैं रैबिट, डियर, कोरल्स, लाइकन्स एक्सेट्रा। अगर कोरल्स पानी में रह रहे हैं और पानी में हो गया है पॉल्यूशन, तो भैया वो शो करेंगे, मतलब वो गायब हो जाएंगे यार, वो शो करेंगे कि वो इंडिकेटर स्पीशीज़ है, फिर वो नहीं वहाँ पे ग्रो करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पानी में पोल्यूशन हो गया है। लाइकन स्पीशीज़ अगर पोल्यूशन हो गया है सल्फ़र का, तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि वो शो कर रहे हैं पोल्यूशन। उसके बाद में आता है फंगस। यार बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। बेसिकली इंडिकेटर स्पीशीज़ का मतलब ही ये होता है कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट में तुम्हारे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या फिर इकोसिस्टम की हेल्थ केयर में वो बता रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लैगशिप स्पीशीज़। फ्लैगशिप स्पीशीज़ मतलब तुम समझ लो कि एक जो पोस्टर बॉय होता है ना, वो है ये स्पीशीज़, मतलब ब्रांड एम्बेसडर्स है। जैसे टाइगर बहुत सुंदर होते हैं, कैरिज्मेटिक इनके फीचर्स होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, दूर से ही देखने में ओ माय गॉड सारे के सारे टूरिस्ट इनके पीछे भागते हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। तो इन वाले स्पीशीज़ को पब्लिक अटेंशन जो दे रही है, इनको हम कंजर्व कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज़। इसके बाद में है अम्ब्रेला स्पीशीज़, छतरी के नीचे बाकी स्पीशीज़ को भी ले लिया। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने कोई बड़ा एनिमल सेव कर लिया, जैसे एलिफेंट, ग्रिजली बियर, जैगुआर वगैरह, इन सबको मैंने सेव करा। इनके सेव करने के चक्कर में पता है क्या हुआ, इनके साथ में जो बाकी स्पीशीज़ रहते थे ना, को स्पीशीज़, वो भी बच गए। तो एक को बचाया और बाकी भी बच गया। तो दिस इज़ हाउ वी, दिख रहा है ना, हाँ, तो दिस इज़ हाउ वी फिनिश आवर स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। और इसके आगे क्या है, चलो ये नेक्स्ट क्लास में अरेंज देखेंगे। एंड आई होप यू लाइक्ड इट, बट रिविजन करना भाई।